हाँ भाई, तो आ गए हैं वापस अपन। अब इस बार क्लास 10 तो डन हो गया अपना। क्लास 9 का चैप्टर लिया है, दैट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। देखो, अब वो टाइम नहीं है कि अपन पूरा चैप्टर डिस्कस करें, अब वो टाइम है कि अपन सिर्फ एक छोटा सा रिवीजन करें। रिवीजन हम लोग कितने मिनट में कर रहे हैं? यू कैन रीड इट ऑन दी बोर्ड, दैट इज 25 मिनट्स। 25 मिनट में रिवीजन ठोकना है और 25 मिनट में अपने को इसको कंप्लीट करना है। तो 25 मिनट में ही अब इसको कंप्लीट करने वाले हैं। क्या कह रहा है? ये बहुत जरूरी है अपने लिए। चलो देखो, तो स्लाइड नंबर 1 क्या कहती है भाई? स्लाइड नंबर 1 ये कह रहे हैं व्हाट इज सेल। देखो, ये पता होना चाहिए अगर तो जिस बारे में पढ़ रहे हैं, दैट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। है क्या? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज व्हाट? सेल। तो सेल है, यही है आपकी बेसिक यूनिट। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या होता है? द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज सेल। जो सेल होती है, इसके अंदर आप कितनी सारी चीजें होती है, ये सारे के सारे जितने भी पार्ट है ये सारे आपके सेल के अंदर होते हैं। ठीक है जी, देखिए आगे क्या कह रहा है। द बिल्डिंग ब्लॉक्स हायरार्की ऑफ लाइफ, मतलब हमारी जो पूरी बॉडी बनी है वो सेल से ही बनी है। कैसे होता है? सेल से बनते हैं टिश्यूज, टिश्यूज से बनते हैं ऑर्गन, ऑर्गन से बनते हैं ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से बनता है आपकी पूरी की पूरी क्या? बॉडी। हमारी बॉडी में सबसे पहले सेल्स, जब हम जाइगोटिक फॉर्म में होते हैं, सेल के फॉर्म में होते हैं, उसके बाद में टिश्यूज, टिश्यूज के बाद में ऑर्गन्स, ऑर्गन्स के बाद में ऑर्गन सिस्टम, और उसके बाद में अल्टीमेटली जो हम ह्यूमन है पूरे के पूरे फॉर्म हो गए। इसका ये क्या है? देखो, ये कुछ भी नहीं है। दिस इज अबाउट द साइज ऑफ द सेल्स। देखो बेटा, क्या है कि हमारी इस वर्ल्ड में एक छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी है और एक बड़ा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी है। जैसे एक व्हेल जो आपको देखा हो कितनी बड़ी होती है, और एक छोटा सा छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमें दिखता भी नहीं है। तो डिपेंडिंग ऑन दिस साइज, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि सबसे स्मॉलेस्ट कौन है, तो सबसे स्मॉलेस्ट है हमारा माइकोप्लाज्मा। द स्मॉलेस्ट इज माइकोप्लाज्मा, याद रखना। इसको हम PPLO भी कहते हैं, PPLO को। सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है? माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट क्या कह रहा है? सबसे लार्जेस्ट, अगर आपसे पूछता है कि लार्जेस्ट सेल कौन सी है, दैट इज द एग ऑफ द ऑस्ट्रिच, बिकॉज इसमें एक सिंगल सेल यॉक होता है। लार्जेस्ट जो अगर आपको कोई कहे तो लार्जेस्ट आपकी सेल होती है क्या? ऑस्ट्रिच की। नेक्स्ट, अगर आप, ये तो हुई स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट की बात में। उसके अलावा हमारे पास में क्या है? आपका जो ये है आपकी स्पर्म सेल, देखी होगी, ये आपका स्पर्म सेल है। ठीक है जी, ये आपका क्या है? ओवम। अगर आपसे लार्जेस्ट साइज में पूछे तो वो आपका क्या हो जाएगा? ओवम हो जाएगा इन ह्यूमंस। इफ अगर हम ह्यूमन से बात करते हैं तो हमारे बॉडी में सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सी है? तो वो ओवम है। ठीक है, और लॉन्गेस्ट पूछते हैं तो वो कौन सी होती है? नर्व सेल। अगर आपकी बॉडी में लार्जेस्ट सेल कोई पूछता है तो वो कौन सी है? ओवम है। और अगर कोई वो पूछता है लॉन्गेस्ट कौन सी है, मतलब सबसे लंबी कौन सी है, तो सबसे लंबी कौन सी है हमारी बॉडी में? आपकी नर्व सेल, दैट इज योर न्यूरॉन। ठीक है, बहुत ईजी है। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है। ये देखो क्या है? देखो, ये कुछ भी नहीं है। इसमें से हमें जो इंपॉर्टेंट याद रखना है, दिस इज दी सेल डिस्कवरी। कैसे हुई सेल की डिस्कवरी? ऐसे हुई है, देखो सबसे पहले स्टार्ट करो, देखो रॉबर्ट हुक याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले ये रॉबर्ट हुक याद रखना। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? एक कॉर्क की, ट्री की कॉर्क, जो बाहर वाली लेयर होती है ना, छाल जिसको कहते हैं अपन हिंदी में, उसके अंदर सेल को ऑब्जर्व किया था, बट ही ऑब्जर्व दी डेड सेल। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि डेड सेल सबसे पहले किसने ऑब्जर्व की थी, क्या नाम था उनका? रॉबर्ट हुक। उसके बाद में आए भाई साहब आपके ये लियोनहॉक। ये जो थे ना, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू ऑब्जर्व द लिविंग सेल। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ही वॉज द फर्स्ट वन टू ऑब्जर्व द लिविंग सेल। तो लिविंग सेल सबसे पहले किसने देखी? लियोनहॉक ने। डेड सेल किसने देखी? रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, उसके बाद में रॉबर्ट ब्राउन आए, जिन्होंने क्या देखा? न्यूक्लियस देखा। उसके बाद में परकिंसंस आए, इन्होंने प्रोटोप्लाज्म देखा। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म मींस आपका न्यूक्लियस का अंदर का जितना भी न्यूक्लियोप्लाज्म है प्लस योर साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कहां होता है? सेल के अंदर। न्यूक्लियोप्लाज्म कहां होता है? न्यूक्लियस के अंदर। और उन दोनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। उसके बाद में कौन आया? उसके बाद में दो भाई आए, बहुत अच्छे भाई थे ये। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि जो सेल्स होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, उनके अंदर क्या है? सेल्स है। एनिमल्स के अंदर क्या है? सेल्स है। और इन्होंने ये भी कह दिया था कि जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है वो कौन होती है? सेल्स होती है। बिल्कुल इनकी जो बात थी उन पे सब एग्री हुए, लेकिन ये एक भाई साहब आए पीछे से, इन्होंने कहा कि मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ, प्लांट भी लिविंग है, एनिमल्स भी लिविंग है, बट मैं आपकी इस बात में एक बात और ऐड करूंगा। वो क्या है कि जो सारी सेल्स है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनी है। देखो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं मैं। तो सारी सेल्स वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनी है, मतलब अगर कोई सेल थी तो इसी सेल ने अपने आप को डिवाइड करके नई सेल्स बनाई होगी। इसको कहा गया सेल थ्योरी। और ये आके किसने समझाई थी हमें? रुडोल्फ वर्चोव ने। तो ये है आपका कुछ डिस्कवरी ऑफ द सेल की सेल डिस्कवर कैसे हुई। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्या कह रहा है? सबसे इजी टॉपिक आपकी इस चैप्टर का, दैट इज डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। देखो क्या है? कुछ भी नहीं है। प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती है? जो कि ज्यादा डेवलप्ड नहीं हुई, और यूकैरियोटिक मतलब जो कि अच्छी खासी वेल डेवलप्ड है। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर क्या क्या होता है? तो हम इनका एक्चुअली डिफरेंस पूछा जाता है। तो डिफरेंस देखते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है? न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है? अनडिफाइंड, या आप कह सकते हो इट इज नॉट वेल डिफाइंड। और वो किस फॉर्म में होता है सर? वो होता है न्यूक्लियोइड की फॉर्म में। ये जो आपको दिख रहा है ये है आपका न्यूक्लियोइड। और ये जो नॉर्मली जब अगर हम मल्टी सेलुलर बात करें या बड़े ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो उनके अंदर क्या होता है? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, जिसके बाहर मेम्ब्रेन भी होती है। ये जो आपको बीच में दिख रहा है ये आपका न्यूक्लियस है, प्लस इसके बाहर क्या है? आउटर मेम्ब्रेन भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है? देखो, ओ सर ये क्या है? कुछ भी नहीं है, ये है आपकी प्लांट की सेल वॉल।
आपकी जो प्लांट की सेल वॉल है, आपको देखो बस इतना याद रखना है, योर प्लांट सेल वॉल इज मेनली मेड अप ऑफ दिस भाई साहब, ये जो आपके सेल्यूलोज भाई साहब है, इनकी बनी होती है क्या, प्लांट सेल। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। आपने सुना होगा कि ह्यूमंस में हम लोग घास क्यों नहीं खाते। एक मन में क्वेश्चन आता होगा ना कि व्हाई डोंट वी ईट ग्रास, घास क्यों नहीं खाते आप लोग। कभी कभी ऐसे चलते फिरते घास भी खा लिया करो। और घास इसलिए नहीं खाते बेटा, क्योंकि देखो जो ग्रास होती है, मतलब जो सेल्यूलोज होता है, वो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता, क्योंकि हमारे पास में डाइजेस्टिंग एंजाइम्स नहीं है सेल्यूलोज के, तो इसीलिए हमारे बॉडी में वो डाइजेस्ट होगा नहीं, और इसलिए हम लोग ग्रास को खाते नहीं। ठीक है, तो प्राइमरी जो सेल वॉल होती है, मतलब जो मेनली होता है, उसमें क्या होता है, सेल्यूलोज होता है। इसके अलावा देखो पैक्टिन भी होता है, इसके अलावा लिग्निन भी होता है। ये सब क्या है, पैक्टिन, लिग्निन। देखो लिग्निन तो होता है वो एक तरह से आप ये मान लो उसको प्रिवेंट करता है कई सारी चीजों से। ठीक है, और जो पैक्टिन है इसका काम क्या है, ये भी आपके एक जो उसका पूरा मैट्रिक्स है वो उसमें फिल हुआ है। चल भाई देखो सर क्या डायग्राम है ये, देखो डायग्राम कुछ नहीं है, डायग्राम ये है, दिस इज योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी सेल वॉल के बाहर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्लांट के लिए, दैट इज योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या करती है, देखो ये जो बना रखा है ना, इसको हम बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। आपके कोर्स में तो नहीं है, बट थोड़ा सा देख लेना। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, दैट इज अ लिपिड बाई लेयर। लिपिड की जो डबल लेयर्स होती है, उसमें लिपिड और प्रोटीन, आपको पता होगा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है वो लिपिड और प्रोटीन्स की बनी होती है, और लिपिड बाई लेयर इसमें होती है। ठीक है, ये याद रखना, यहाँ पे लिख रखा है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कंपोजिशन इज लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, याद रखना। और इसी को हम मेम्ब्रेन बायोसिंथेसिस, एक वर्ड होता है, एक टर्म आती है मेम्ब्रेन बायोसिंथेसिस, उसका आंसर आप यही लिखते हैं कि जो हमारी मेम्ब्रेन्स होती है दे आर फॉर्म बाय द लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। और ये दोनों चीजें सेल के अंदर ही बन रही है, ऐसे नहीं कि बाहर से मांगनी पड़ रही है, ये दोनों चीजें सेल के अंदर ही बन रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। क्यों, क्या लिख रखा है, ध्यान से पढ़ना। कंट्रोल्स व्हाट एंटर्स एंड एग्जिट। जैसे एक सिक्योरिटी गार्ड होता है, आप कभी मॉल में गए होंगे तो मॉल में सिक्योरिटी गार्ड कहता होगा ना, ऐसे आप चेक करता होगा, कहता होगा नहीं सर ये अंदर नहीं जाएगा, अच्छा ठीक है आप ये रख लो फिर आप ले जाओ। तो वो जो चीजें है जो सेलेक्ट करके भेज रहा है कि हाँ ये चीज अंदर जा सकती है, ये चीज अंदर नहीं जा सकती। वैसे ही सेल के अंदर कौन अलाउड है और कौन अलाउड नहीं है, वो कौन डिसाइड करता है, आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसलिए दिस इज ऑल्सो नोन एज SPM, दैट इज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अब ये क्या है, तो देखो ये कुछ भी नहीं है, आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा। दो प्रोसेस है, पहला है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ गैस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन। यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो कितनी हायर कंसंट्रेशन है, और यहाँ देखो कितनी लोअर कंसंट्रेशन है। तो जब हाई से लो गैस मूव करती है उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, और सेम जब हाई से लो वाटर मूव करता है थ्रू अ मेम्ब्रेन, जब वाटर हाई से लो कंसंट्रेशन में मूव करता है थ्रू अ मेम्ब्रेन, दैट इज नोन एज ऑस्मोसिस। याद रखना, गैस का मूवमेंट डिफ्यूजन, वाटर का मूवमेंट ऑस्मोसिस। थर्ड क्या है, देखो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, अगर आप ग्रेडियंट के अगेंस्ट जाओगे, कैसे, अगर आप हाई टू लो आते हैं तो बेटा वो तो नेचुरल है, हाई से लो ही चीजें जाती है। लेकिन अगर आप कहते हो नहीं मैं तो लो से हाई जाऊंगा, मैं अगेंस्ट दी ग्रेडियंट जाऊंगा, तो उस केस में आपको क्या यूज करनी पड़ेगी, एटीपी। देखो चमक रहा है ना, एटीपी मतलब क्या होती है, हमारी बॉडी की एनर्जी करेंसी। तो यू हैव टू यूज एनर्जी टू मूव लो टू हाई, और इसको हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और ये दोनों किसमें आ जाएंगे, आपके पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट मतलब अपने आप हो गया, उसमें आपको एनर्जी नहीं लगानी पड़ी, लेकिन इसमें आपको क्या लगानी पड़ेगी, एनर्जी लगानी पड़ेगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। देखो ये क्या है, ये कुछ भी नहीं है, ये वही है जो मैं आपको कह रहा था कि जो आपकी सेल है वो श्रिंक होती है, स्वेलअप होती है। कब होती है, ध्यान से सुनना, अगर सॉल्यूशन हाइपोटोनिक हो। देखो हाइपो का मतलब होता है जब सेल के अंदर पानी कम, सेल के बाहर पानी ज्यादा। मतलब सेल को अगर मैंने ऐसे किसी सॉल्यूशन में रखा है जहां पानी ज्यादा है, जैसे मान लो आपने सुबह सुबह मम्मी ने किशमिश रखती होगी ना, इसका बेस्ट एग्जांपल किशमिश ही है। जब मम्मी पानी के अंदर किशमिश डालती होगी तो आपने देखा होगा सुबह सुबह किशमिश फूल जाती है। क्यों, बिकॉज किशमिश के बाहर पानी कम ज्यादा था, अंदर कम था, तो पानी हाई कंसंट्रेशन से कहां चला गया, लो कंसंट्रेशन में चला गया। तो देखो यहाँ पे भी यही हुआ है, जो वाटर है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन बाहर से अंदर चला गया, और आपकी सेल क्या हो गई, देखो फूल गई। ठीक है, अगर सॉल्यूशन मतलब बाहर पानी कम हो अंदर पानी ज्यादा हो तो उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक मींस बाहर पानी कम है, अंदर सेल के अंदर पानी ज्यादा है। तो क्या होगा, फिर से देखो हाई टू लो, ये हाई है ये लो है, पानी अंदर बाहर, अंदर से कहां आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, आपकी सेल क्या हो गई, श्रिंक। ये जो सेल श्रिंक हो जाती है ना बेटा, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखना, श्रिंकिंग ऑफ सेल इज नोन एज प्लाज्मोलाइसिस। क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। और ये जो सेल स्वेलअप हो गई है, फूल गई है, इसको हम बोलते हैं साइटोलाइसिस। क्या बोलते हैं, साइटोलाइसिस। सेल का फूल जाना है साइटोलाइसिस, श्रिंक हो जाना है प्लाज्मोलाइसिस। और ये क्या है सर, ये तो सबसे अच्छा आदमी है बेचारा, आइसोटोनिक, अंदर भी पानी बराबर बाहर भी पानी बराबर, ना अंदर से बाहर जाएगा ना बाहर से अंदर आएगा, इसको हम बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, प्लाज्मोलाइसिस मैंने आपको भी बता दिया है। प्लाज्मोलाइसिस इंपॉर्टेंट क्यों है, प्लाज्मोलाइसिस का मतलब होता है जब आपकी जो सेल है, देखो ये आपकी सेल वॉल है बाहर वाली, इसके अंदर वाली ये जो आपकी सेल है, अभी सेल जो है वो सेल नॉर्मल पोजीशन पे है, उसके बाद में वो श्रिंक हो गई। क्या सेल वॉल श्रिंक हुई क्या, नहीं सर, सेल वॉल जैसी थी वैसी की वैसी है, उल्टा आपकी सेल वॉल ने इसको सपोर्ट किया ताकि वो इजीली क्या हो जाए, श्रिंक हो जाए। इसीलिए हम कहते हैं कि सेल वॉल एक बहुत अच्छा सपोर्टर है प्लांट सेल के लिए। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन यहीं पे मेरा, अगर मान लो यहाँ पे एनिमल सेल होती तो उसके साथ क्या होता, सर एनिमल सेल फूट जाती, बर्स्ट हो जाती। व्हाई, बिकॉज सर एनिमल सेल में क्या नहीं होती, सेल वॉल नहीं होती। तो अगर एनिमल सेल एक पॉइंट के बाद में फटाका। ठीक है जी, नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है,
अच्छा भाई, अब आते हैं हमारे सेल के ऑर्गेनल्स। तो सबसे पहला है हमारे पास में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल, दैट इज योर न्यूक्लियस। क्यों इंपॉर्टेंट है सर? देखो बेटा, इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज ये कैरी करता है एक ऐसी चीज जो कि जनरेशन से जनरेशन ट्रांसफर होती है, दैट इज योर जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल क्या है आपका? क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स के अंदर होते हैं जीन्स जो कि किसी चीज के लिए कोड करते हैं। क्या कोड करते हैं? क्रोमोसोम्स कोड करते हैं। जैसे एग्जांपल, घर में आर्किटेक्ट आया है, घर बनाना है, तो क्या करता है? फीता लेता है, ये अच्छा ये इधर यहाँ बनूंगा, ये बनूंगा, वो बनूंगा, तो वो कोड कर रहा है ना। वैसे ही आपकी बॉडी में कौन क्या कहाँ क्या बनेगा वो जीन्स कोड करते हैं। कौन कैरी करता है जीन्स को? क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम किसके अंदर है? आपके न्यूक्लियस के अंदर। सर एक चीज बताओ, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? कई बार पूछा गया है, तो कोई डिफरेंस नहीं है। ध्यान से देखो, क्रोमेटिन का मतलब है जब वो एकदम ऐसे इंटेंगल्ड फॉर्म में, नॉर्मली ऐसे थ्रेड जैसे हो, ऐसे नॉर्मल थ्रेड जैसे होते, तो इसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन। लेकिन अगर मैं इनको ऐसे कंडेंस कर दूं, ऐसे एक बॉल की फॉर्म में ले लूं, ये क्या बन जाएंगे? क्रोमोसोम्स बन जाएंगे। तो क्रोमेटिन इज नथिंग, इट इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, बट क्रोमोसोम्स आर द कंडेंस फॉर्म। वो एक गुच्छे, एक बॉल की फॉर्म में बन जाते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? देखो इस न्यूक्लियस के अंदर बेटा, इस न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड होता है, ये जो लिक्विड पार्ट है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। बट इसके बाहर जो भी है ये लिक्विड पार्ट, इसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। और इन दोनों को मिला के मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। जो परकिंजन से उन्होंने प्रोटोप्लाज्म को बताया, और इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म जो कि न्यूक्लियस के अंदर है, साइटोप्लाज्म जो कि सेल के अंदर है लेकिन न्यूक्लियस के बाहर। ठीक है जी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कह रहा है? देखो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनना। देखो ये क्या है? ये है आपके न्यूक्लियस के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज। बिकॉज देखो आपका जो न्यूक्लियस है ना बेटा, उस न्यूक्लियस के अंदर बनता है राइबोसोम। राइबोसोम फैक्ट्री है न्यूक्लियस। सारे राइबोसोम जो है वो न्यूक्लियस के अंदर डेवलप होते हैं। और ये राइबोसोम सबसे इंपॉर्टेंट चीज बनवाते हैं हमारी सेल की, दैट इज योर प्रोटीन। प्रोटीन बनवाता है राइबोसोम्स। तो आपके न्यूक्लियस से, ये आपका न्यूक्लियस, ये आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये आपको जो छोटे छोटे दिख रहा है, ये जो गैप दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। और इन पोर में से राइबोसोम्स कहाँ आगे देखो बाहर आ रहे हैं। देखो ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, राइबोसोम्स देखो बाहर आ रहे हैं। और राइबोसोम आके इससे क्या हो रहा है? चिपक जा रहे हैं। अब ये सर ये कौन है? अरे ये कोई नहीं है, ये है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको नेटवर्क जैसा, दैट इज योर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ठीक है, तो ये जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अगर इस पे देखो बेटा राइबोसोम्स आके अगर चिपक गए, अगर यहाँ पे आके स्टिक हो गए, वो कहलाएगा आरईआर, दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अगर देखो इस वाले पार्ट पे दिख रहा है कि आपको एक भी राइबोसोम, सर यहाँ तो नहीं है। यहाँ क्यों नहीं है? यहाँ इसलिए नहीं है बिकॉज ये कहलाता है आपका SER, दैट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जिस पे राइबोसोम चिपक गए वो रफ, जिस पे नहीं चिपके वो स्मूथ। अब इन दोनों का फंक्शन क्या है? देखो मैंने अभी बताया था आपको, राइबोसोम जो है उनको हम बोलते हैं दे आर दी प्रोटीन फैक्ट्री। वो प्रोटीन फैक्ट्री है। तो यहाँ पे जहां चिपके है ना बेटा, ये बनाएंगे प्रोटीन। तो अगर आपसे कोई पूछ ले प्रोटीन कौन बनाता है, तो प्रोटीन बनाता है RER। ठीक है, तो सर यहां तो नहीं है, तो नहीं है, तो नहीं है, ये बनाएंगे आपके लिपिड्स। क्या बनाएंगे? लिपिड्स। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात कही थी, लिपिड्स प्लस प्रोटीन क्या बनाते हैं? मेम्ब्रेन बायोसिंथेसिस, मतलब मेम्ब्रेन फॉर्म करते हैं हमारी सेल्स की। तो जो मेम्ब्रेन बनाने के लिए जो प्रोटीन आता है वो आता है आपके RER से, और मेम्ब्रेन बनाने के लिए जो लिपिड्स आते हैं वो आते हैं आपके SER से। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। अब देखो इसमें एक चीज और लिख रखी है, डिटॉक्सिफाइड टॉक्सिन्स। इसका क्या मतलब है? देखो आपका जो लीवर होता है ना, आपके लीवर के अंदर जो ये SERs होते होंगे, इनका काम होता है डिटॉक्सिफिकेशन करना। मतलब अगर कोई टॉक्सिक चीज आपने खा ली है तो उसका टॉक्सिक नेचर खत्म करना काम किसका होता है? SER का होता है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो देखो ये एक टेबल है। सबसे पहले आया न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से राइबोसोम्स कहाँ गए? आपके ER के पास। जिनके पास गए वो बन गए RER, जिनके पास नहीं गए वो बन गए SER। अब ये जो RER से जो प्रोटीन बनेगा ये जाएगा आपका गोल्जी बॉडी। ध्यान रखना ये पूरी सीरीज है। और इस गोल्जी बॉडी के बाद में ये जाएगा आपका सेल के अंदर जहां भी इंपॉर्टेंट जहां रिक्वायरमेंट है, या सेल के बाहर जहां रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्या है? देखो अच्छा, अब क्या है? अब आपकी जो सेल है, अब गोल्जी, देखो मैंने अभी आपको बताया था ER के बाद में गोल्जी एपरेटस। क्या लिख रखा है? देखो द शिपिंग डिपार्टमेंट। अमेजोन देखा है? अमेजोन क्या करता है? आप गए किसी से पार्सल उठाया, अब उसको जिसको चाहिए उसको भेज दोगे। हमने स्टार्टिंग में वही तो किया, ER के पास गए, पार्सल उठा लिया है। कौन से ER के पास में? RER के पास में। अब हम कहाँ जाएंगे? गोल्जी बॉडी के पास में। गोल्जी बॉडी क्या करेगी? ये आपके अमेजोन है, ये करती है शिपिंग। शिपिंग मतलब जहां भेजना है वहां भेज दूंगी। तो कहाँ भेजना है सर? जहां पे रिक्वायरमेंट होगी, जहां भी रिक्वायरमेंट होगी, चाहे सेल के अंदर हो चाहे सेल के बाहर। अमेजोन कभी ये कहता है कि नहीं नहीं आप तो गांव में रहते हो मैं वहां नहीं भेजूंगा। नहीं, अमेजोन आपको जहां डिलीवरी मांगोगे वहां भेज देगा। सेम ये भी, आप जहां डिलीवरी मांगोगे वहां आपको भेज देगा।
तो गोल्जी बॉडीज का काम होता है, इट इज अ शिपिंग डिपार्टमेंट, बिकॉज ये चीजों को शिप करता है, जो प्रोटीन्स वगैरह है उनको पैक करेगा और जहां भेजना है वहां भेज देगा। इसके अलावा इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, क्या है, इसके पास में लिख रखा है, ये जो आपका लाइसोसोम है, लाइसोसोम को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सुसाइडियल बैग। नहीं लिख रखा, हम लिख देते हैं, दे आर नोन एज सुसाइडियल बैग। क्यों बोला है सर सुसाइड? अच्छा एक बात बताओ, सुसाइड बॉम्बर देखा आपने? तो क्यों ही देखा होगा, देखा होता तो फिर आप मेरी वीडियो कैसे देख रहे होते? नहीं देखा ना आपने। सुसाइड बॉम्बर कौन होता है? जो कि अपने वेस्ट पे बॉम्ब्स लगा के फिर कहीं जाके अपने आप को ब्लास्ट कर देता है। वैसे ही ये क्या काम है, जैसे मान लो, देखो एग्जांपल, आपकी सेल के अंदर ये लाइसोसोम्स है, कोई एंजाइम आया, अब ये तो ऐसे सेल के अंदर घूमता रहेगा नहीं, लाइसोसोम जाएगा, इसको कर लेगा इंगल्फ, अपने अंदर ले लेगा और उसको क्या कर देगा, खत्म कर देगा। बिकॉज लाइसोसोम्स के अंदर क्या होते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस, इसके अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, ये चीजों को डाइजेस्ट कर जाता है। तो अगर कभी सेल के अंदर कोई एंजाइम आया, कुछ भी आया, या कोई वेस्ट, कोई बाहर से कोई फॉरेन चीज आ गई, तो उसको ये आके डाइजेस्ट कर देगा। प्लस ये तो मारेगा, फॉरेन पार्टिकल को तो मारेगा, हम लिख देते हैं यहाँ पे फॉरेन पार्टिकल को तो मारेगा। ये एक इंपॉर्टेंट चीज और करता है, क्या करता है, कभी मान लो गलती से अगर आपकी सेल डैमेज हो गई है, किसी भी रीजन से अगर सेल डैमेज हो गई है, तो उस सेल को भी ये क्या कर देता है, पूरा का पूरा डाइजेस्ट कर देता है, बिकॉज ताकि ये जो सेल है किसी और सेल को डैमेज ना करे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ये है आपका वैक्यूल। वैक्यूल्स जो होते हैं, वैक्यूल्स का काम क्या होता है बेटा, वैक्यूल्स का मतलब यही है कि स्टोरेज, वैक्यूल्स करते हैं चीजों का स्टोर। वैक्यूल्स होते हैं वो मेनली होते हैं आपकी प्लांट सेल में, बिकॉज प्लांट सेल को बहुत सारा फूड स्टोर करना है। बट जो आपके एनिमल सेल है, इसके अंदर वैक्यूल्स की साइज जो होती है या तो बहुत छोटी छोटी होती है या होती ही नहीं है, या तो वैक्यूल होते ही नहीं है, अगर होते हो तो बहुत छोटे होते हैं। लेकिन जो आपका प्लांट सेल होता है, मतलब कि एनिमल सेल जो होता है उसमें ऐसे होता है, और प्लांट सेल जो होता है उसके अंदर इतना बड़ा वैक्यूल होता है, जो मैक्सिमम पार्ट है वो वैक्यूल का होता है, बिकॉज प्लांट हैव टू स्टोर मोर एंड मोर फूड। ठीक है जी, तो ये याद रखिएगा, जो वैक्यूल्स होते हैं वो मेनली बड़ी साइज में होते हैं, और किस में होते हैं, प्लांट सेल में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कह रहा है, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये दोनों को साथ क्यों रखा है, उसका एक बहुत बड़ा लॉजिक है। क्यों, ध्यान से सुनना, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है और ये जो आपका प्लास्टिड है बेटा, ये दोनों ही जो होते हैं ना, ये आत्मनिर्भर है, ये मोदी जी से बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, मोदी जी को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। क्यों, इनके पास क्या है ना, अपना खुद का डीएनए है, अपना खुद का, इनके पास में खुद के राइबोसोम्स है, और अगर राइबोसोम्स है तो मतलब सर खुद का ही क्या है, प्रोटीन है। तो ये किसी पे डिपेंड नहीं करते, ये अपना काम खुद कर सकते हैं, ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। दे हैव देयर ओन राइबोसोम्स, दे हैव देयर ओन डीएनए। प्लस ये आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, बाहर की मेम्ब्रेन देखो कितनी सिंपल है, पर सर ये अंदर वाली ये ऐसे 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 फोल्डेड क्यों है? बिकॉज देखो, अगर आपको ध्यान से दिख रहा हो, जितनी ज्यादा फोल्डेड है उसने उतने ज्यादा उसका क्या बना दिया, गैप बना दिया। तो जितना ज्यादा गैप होगा उतनी ही ज्यादा ये क्या प्रोड्यूस कर पाएगा, याद होगा छोटी क्लास में पढ़ा होगा, दे प्रोड्यूस व्हाट, एटीपी, दैट इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। जो एनर्जी करेंसी होती है वो कौन प्रोड्यूस करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। देखो लिख रखा है एटीपी प्रोडक्शन, सेलुलर रेस्पिरेशन क्लास 7 में पढ़ा होगा, जब ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन होता है, दैट इज सेलुलर रेस्पिरेशन। तो एटीपी प्रोड्यूस होता है, प्लस इनका खुद का डीएनए होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, एंड दे आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। सब प्लास्टिड्स को क्यों लिखा है, क्योंकि प्लास्टिड भी कुछ ऐसा ही है, प्लास्टिड के पास में भी खुद का बेटा राइबोसोम है। देखो ध्यान से, प्लास्टिड हैव देयर ओन राइबोसोम, प्लास्टिड हैव देयर ओन डीएनए, दैट्स व्हाई दे आर सिमिलर एज माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अलावा सेल के अंदर ऐसा कोई ऑर्गेनल नहीं है जिसके पास में खुद का डीएनए हो। सारा का सारा डीएनए किसके अंदर लोकेटेड है, आपके सेल के न्यूक्लियस के पास। बट सेल के अंदर ये 2 ऑर्गेनल्स होते हैं जिनके पास में खुद का क्या होता है, डीएनए होता है, खुद के राइबोसोम्स होते हैं। आपके इस प्लास्टिड्स का क्या काम है, तो सबसे पहली बात तो ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ होता है, प्लांट सेल्स में। ये आपको कभी भी एनिमल सेल्स में नहीं मिलेंगे। तो जब आप एनिमल और प्लांट सेल का डिफरेंस करोगे तब आप पहला पॉइंट ये लिख सकते हो कि दे डोंट हैव एनी प्लास्टिड, और यहाँ इनके पास में क्या प्रेजेंट है, प्लास्टिड प्रेजेंट है। ठीक है, काम क्या क्या है, फोटोसिंथेसिस करवाता है, बिकॉज इनके पास में प्लास्टिड के बाद में 3 चीजें होती है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्या क्या है लिखते हैं हम कहीं पे, दे हैव क्लोरो, क्रोमो एंड ल्यूको। क्लोरो मतलब ग्रीन कलर, जो कि किसमें हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस में। क्रोमो मतलब आपने देखा होगा ना, प्लांट के जो लीव्स होती है उनके कई सारे अलग अलग कलर भी होते हैं, वो रेड भी होती है, ब्राउनिश भी होती है, रेडिश भी होती है, रेडिश ब्राउन भी होती है। तो ऐसा क्यों, वो इसीलिए बिकॉज देखो क्रोमोप्लास्ट जो है वो एक कलर देता है, और ये क्यों देता है, ताकि वो अट्रैक्ट कर सके किसको, कौन आएगा फ्लावर के पास में, पॉलिनेटर। जो फ्लावर के इतने इतने अलग कलर होते हैं उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, और ल्यूकोप्लास्ट कोई काम नहीं है, कलरलेस होता है, ये सिर्फ करवाता है स्टोरेज। तो मेनली आपको 2 याद रखना है आपके कोर्स में जो है, एक तो है आपका
क्लोरोप्लास्ट जिसका काम क्या है फोटोसिंथेसिस करवाना बिकॉज दे हैव ग्रीन कलर। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है, ये किसका स्टोरेज करता है, स्टार्च और ऑयल्स का, जो अलग अलग स्टार्च ऑयल है उसका स्टोरेज का काम है इसका सिर्फ। और क्रोमोप्लास्ट ये फ्रूट और फ्लावर्स में होता है ताकि आप किसको अट्रैक्ट कर सको, पॉलिनेटर्स को। पॉलिनेटर्स आएंगे तो ही पॉलिनेशन होगा और तो ही सारा काम होगा, ठीक है जी। ये क्या है, सेंट्रियोल। एक काम याद रखना, जब आपकी सेल डिवाइड होती है, जब हम लास्ट स्लाइड पढ़ेंगे माइटोसिस मियोसिस में, उसमें इसका काम बहुत ज्यादा आता है बिकॉज जब सेल डिवाइड होती है तब आपके ये जो सेंट्रियोल्स है वो दोनों पार्ट पे चले जाते हैं और वो आपके क्रोमोसोम्स को क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं, ठीक है। ये भी हम आगे देखेंगे वापस। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है आपका, अच्छा लास्ट सेकंड स्लाइड आई गई हमारी। लास्ट सेकंड टॉपिक दैट इज डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। ध्यान से सुनना, देखो फटाफट देखते हैं। एनिमल सेल जो होती है उनके, अभी मैंने आपको बताया था, इसके पास में क्या नहीं है, प्लास्टिड्स नहीं है, सेल वॉल नहीं है, ठीक है जी। इसका जो वैक्यूल है उसकी साइज क्या है सर, स्मॉल है या तो फिर है ही नहीं है। तो ये मेन ये डिफरेंस है एनिमल सेल और प्लांट सेल में। एक तो सेल वॉल नहीं है इनके पास, प्लास्टिड नहीं है, जो वैक्यूल है वो छोटा है, और इनके अंदर देखो आपको वैक्यूल दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, वैक्यूल बहुत छोटा है बिकॉज वैक्यूल इतना स्मॉल है कि शायद आपको विजिबल है, लेकिन यहाँ देखो इतना बड़ा वैक्यूल, मतलब ये तो बहुत छोटा दिखा रहा है मेरे हिसाब से, जैसे भी बड़ा होता है। हमने कई फोटोज में ये भी देखा है अपन ने, अपनी जो एनसीईआरटी की बुक में डायग्राम होता है उसमें आप देखना, उसमें तो ये उतना बड़ा डायग्राम बना रखा है। तो मतलब मैक्सिमम पार्ट किसका होता है, प्लांट के अंदर वैक्यूल का होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, डिफरेंस के अंदर आप ये 4 डिफरेंसेस लिख सकते हो, ठीक है, इससे ज्यादा आपको कुछ है नहीं। नेक्स्ट, अच्छा लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर दैट इज सेल डिवीजन। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले बात करते हैं माइटोसिस की। मैं कैसे याद रखता हूं, माइटोसिस को हम कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन और मियोसिस को हम कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन। माइटोसिस इज नोन एज इक्वेशनल, मियोसिस इज नोन एज रिडक्शनल। रिडक्शनल मतलब क्या, जो चीज रिड्यूस होगी। इक्वेशनल मतलब क्या, जो चीज क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। तो बेटा माइटोसिस के अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो पेरेंट से लेके जो डॉटर में जाते हैं, दे रिमेन व्हाट, सेम। ध्यान से सुनना, इनके अंदर अगर 2n है तो इनके अंदर भी आपको 2n ही मिलेंगे। लेकिन मियोसिस के अंदर अगर क्रोमोसोम नंबर 2n है तो ये लास्ट में जाते जाते वो क्या हो जाएगा, nn हो जाएगा, मतलब द नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल बिकम हाफ। तो अगर रिड्यूस होता है तो मियोसिस, इक्वल रहता है तो माइटोसिस। माइटोसिस, अब देखो ये जो आपको दिख रहा है ये है आपके सेंट्रियोल्स। सर ये एकदम स्पाइडरमैन कैसे बन गया, वो तो वहां तो ऐसे ऐसे गोल गोल सा था, वो स्पाइडरमैन इसलिए बन गया बिकॉज बेटा देखो यहाँ से ये जो स्पिंडल फाइबर्स निकले, ये इस क्रोमोसोम को यहाँ से पकड़ेंगे और उसके बाद में इसको खींच के बीच में से तोड़ देंगे, तो 2 सेल क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। अब एक चीज और याद रखना, इन दोनों के अंदर माइटोसिस आपकी बॉडी की 90% सेल्स में होता है, मतलब ये मान लो हर सेल में यही होता है। माइटोसिस जो होता है बॉडी की सारी जो सोमेटिक सेल्स है, सारी की सारी सेल्स, सोमेटिक सेल्स क्या होती है, एक्सेप्ट द जर्म सेल। अब सर ये तो कभी सुना ही नहीं, जर्म सेल क्या होता है, अरे सुना है आपने क्लास 8 में, जब हम गैमेट्स पढ़ते हैं ना, मेल और फीमेल गैमेट्स, वो मेल और फीमेल गैमेट्स को ही हम जर्म सेल कहते हैं। तो जर्म सेल को छोड़ के जितने भी सेल्स है उनके अंदर माइटोसिस होता है, लेकिन जर्म सेल्स के अंदर क्या होता है आपका, मियोसिस। क्योंकि जो गैमेट्स बनते हैं, एक बात बताओ, अगर गैमेट्स जो है 2n होते, पापा ये फादर का है, मतलब ये फीमेल का मान लो, चलो ये मेल का मान लो, अगर माइटोसिस होता तो इससे जो स्पर्म बना है उसमें भी 2n, जो आपका ओवम बना है उसमें भी 2n, जो इनसे जाइगोट बनता फ्यूज होने के बाद में इनके अंदर तो 4n। अरे सर क्या बात कर रहे हो, 4n होता है क्या कभी किसी के अंदर, सर ये तो हो जाता है आपका जेनेटिक इम्बैलेंस, क्लास 10 में आता है, अभी एग्जाम में भी आया था ये, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो सर यहाँ क्या होता है, यहाँ ये होता है बेटा, पापा के अंदर मतलब मेल और फीमेल के अंदर 2n, ये मेल और ये फीमेल, इनसे इनके अंदर क्या होगा, मियोसिस। ये क्या बन जाएंगे, n बन जाएंगे, ये भी क्या बन जाएगा, n बन जाएगा, और ये दोनों फ्यूज करके क्या बना लेंगे फिर से 2n। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मियोसिस होता है ओनली एंड ओनली रिप्रोडक्शन करवाने में, गैमेट्स फॉर्म करवाने में, और अगर ये नहीं होता, गैमेट्स फॉर्म नहीं होते, तो शायद हम भी ऐसे नहीं होते, ठीक है। चलो, और आई थिंक योर चैप्टर इज ओवर। लास्ट में देखो एक समराइज कर लेते हैं, फास्टली समराइज कर लेते हैं फटाफट। क्या क्या पढ़ा हमने, यूनिट ऑफ लाइफ, सेल टाइप्स क्या है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, डिफरेंस देख लेता हमने। यूकैरियोटिक्स में हमने प्लांट्स में पढ़ा, सबसे इंपॉर्टेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर न्यूक्लियस, फिर साइटोप्लाज्म एंड सेल वॉल। सेल वॉल याद रखना सिर्फ प्लांट्स में होती है, एनिमल्स में नहीं होती। उसके बाद में आपके माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी देता है, क्लोरोप्लास्ट जो कलर देता है, कौन सा कलर, क्लोरोप्लास्ट कौन सा कलर देता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है जो क्लोरोप्लास्ट है वो ग्रीन कलर, क्रोमोप्लास्ट रेड कलर जो कि फ्लावर्स में देता है, और ल्यूकोप्लास्ट कोई कलर नहीं, सिर्फ क्या करता है, स्टोरेज करवाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडीज अमेज़न। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो लोग जो कि क्या दे रहे हैं, जो डिलीवरी कर, जो जैसे एग्जांपल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये आपका प्रोटीन देगा, ये प्रोटीन देगा, और ये आपका क्या देगा, सॉरी ये आपका प्रोटीन देगा और ये उसको ट्रांसपोर्ट कर देगा। लाइसोसोम को किसने बनाया, गोल्जी बॉडी ने। इसका काम क्या है, वेस्ट को रिमूव करना, सुसाइडल बैग, ठीक है। और लास्ट आपका सेल डिवीजन दैट इज माइटोसिस एंड मियोसिस। बहुत इंपॉर्टेंट, देखो क्या लिख रखा है, ध्यान रखना, ये भूलना मत। माइटोसिस फॉर ग्रोथ, हमारी बॉडी की हर सेल में माइटोसिस हो रहा है, एंड मियोसिस फॉर रिप्रोडक्शन। मियोसिस नहीं होता, आगे बोलने की जरूरत ही नहीं है हमें, ठीक है। छोटी छोटी देखो एक वोकैबुलरी, सेलेक्टिवली परमेबल जो सेलेक्ट करके अलाउ करे, ऑस्मोसिस वाटर का मूवमेंट थ्रू हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। एटीपी हमारी बॉडी की एनर्जी करेंसी, फुल फॉर्म क्या होती है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। क्रोमोसोम
जो हमारा क्रोमेटिन मटेरियल कंसीडर करता है। प्लाज्मोलाइसिस सेल का क्या हो जाना, श्रिंक हो जाना। और उसके बाद में सेल थ्योरी, जिसने ये बताया कि मैं और आप सारे के सारे जो हमारे अंदर सेल्स डिवाइड हो रही है वो सब प्री एग्जिस्टिंग सेल में से ही डिवाइड हो रही है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच। आई थिंक 25 मिनट्स में मैंने आपको पूरा चैप्टर कवर कर लिया है। क्वेश्चंस भी ला रहे हैं बहुत जल्दी, नेक्स्ट चैप्टर भी लाएंगे। स्टे ट्यून, लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि देखो आप करोगे तो मेरे को भी एनर्जी मिलेगी। ठीक है, चलो थैंक यू।